अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद जुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी मैं स्टेटमेंट को पढ़ने लगा हूं। एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विस्कासिटी। टर्म विस्कासिटी के बारे में हमने कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है, वजाहत करनी है, इसकी डिफाइन बतानी है, इसका यूनिट हमने बताना है, डिपेंड किस पर करती है ये इसको हमने थोड़ा सा डिफाइन करके बताना है। तो देखें, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, विस्कासिटी इज द इंटरनल फ्रिक्शन। ये एक इंटरनल फ्रिक्शन होती है बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड। जो हमारे पास पानी होता है, फ्लूइड जब बह रहा हो या कोई भी फ्लूइड हो, जरूरी नहीं है वाटर हो, जब वो बहता है तो इसकी एक लेयर जब दूसरी लेयर के ऊपर फ्लो करती है तो वहाँ एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा होती है। उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हम चेक करते हैं कि कितना विस्कासिटी है, गाढ़ापन कितना है इसके अंदर। वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारी विस्कासिटी की टर्म में आ जाती है, उसे हम ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं। तो ये इंटरनल फ्रिक्शनल होती है, इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। फ्लूइड की मुख्तलिफ लहरों के दरमियान, तहों के दरमियान जो हमारे पास फोर्स होती है उसे हम विस्कासिटी का नाम देते हैं। इसे हम ईटा से शो करते हैं। ईटा इज इक्वल टू F/6 पाई RV। ये आपने बुक में इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा सारा टॉपिक। इसका जो यूनिट है हमारे पास वो है किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। डिपेंडेंस ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ फ्लूइड, कि जो हमारे पास फ्लूइड है वो किस नेचर का है, किस तरह का है, वाटर है, हनी है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे फ्लूइड हैं। टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड, और उस फ्लूइड का टेम्परेचर कितना है, इन दोनों पर डिपेंड करती है हमारे पास विस्कासिटी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, What is meant by drag force? What are the factors upon which drag force acting upon a small sphere of radius or moving down through a liquid depend? ड्रैग फोर्स के बारे में हमने पहले कुछ थोड़ा सा इनको डिफाइन करके देना है, फार्मूला बताना है, फिर हमने बताना है ये डिपेंड किस पर करती है। तो ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंस फ्लूइड फ्रिक्शन कॉल्ड ड्रैग फोर्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट्स जो फ्लूइड के अंदर फ्लो कर रहे होंगे, किसी भी फ्लूइड के अंदर जब वो फ्लो करते हैं तो फ्लूइड की वजह से उन पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलते हैं ये हमारी ड्रैग फोर्स है। जैसे आप गाड़ी पर सफ़र कर रहे हो तो आप हाथ अपना बाहर निकालें तो आपके हाथ पर एक फोर्स लग रही होती है अपोजिट इन डायरेक्शन। उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, ड्रैग फोर्स का, और उसे हम स्टोक्स लॉ से प्रूव भी करते हैं। तो अब इसकी जो डिपेंडेंस है वो हमारे पास तीन चीज़ों पर है। द ऑब्जेक्ट्स शेप, उस ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है। दूसरा है स्पीड, कि हमारे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितना है, कम है या ज़्यादा है। तीसरा हमारे पास है फ्लूइड्स विस्कासिटी, जिस फ्लूइड के अंदर ये ऑब्जेक्ट गिरा है उसकी विस्कासिटी कितना है, उस पर भी ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, Why fog droplets appear to be suspended in air? फॉग जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, धुंध के ज़र्रात, ये हमें हवा में मुअल्लिक क्यों नज़र आते हैं, ठहरे हुए क्यों नज़र आते हैं? तो देखें, इस फॉग ड्रॉपलेट पर ना दो फोर्सेज लग रही होती हैं। एक फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटी वेट के बराबर होती है, नीचे की तरफ जो लग रही होती है, और दूसरी इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है फोर्स ऑफ ड्रैग, या उसे हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स। ये अपोजिट डायरेक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट होती है। तो अब देखें, सपोज करेंगे हमारे पास एक फॉग ड्रॉपलेट है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये है ड्रैग फोर्स। तो ये फॉग ड्रॉपलेट जब नीचे की तरफ आ रहा होता है टर्मिनल वेलोसिटी से, टर्मिनल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं। कौन कौन सी फोर्सेस, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरी ड्रैग फोर्स। जब ये दोनों बराबर हो जाती हैं तो हमें ऐसे लगता है कि ये सस्पेंड हो चुका है, मुअल्लिक हो चुका है। दर हकीकत असल में ऐसा होता नहीं है। जब ये वाली दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती हैं हमें ऐसे लगता है कि ये जो फॉग ड्रॉपलेट है ये सस्पेंड हो चुका है। तो इसकी आप रीजन में क्या लिखेंगे, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रैग फोर्स ऑन द फॉग ड्रॉपलेट, जब ड्रैग फोर्स की मैग्नीट्यूड बिकम इक्वल टू इट्स वेट, इसके वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगी, नो नेट फोर्स एक्ट ऑन द ड्रॉपलेट,
अब इस ड्रॉपलेट पर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगी। क्यों भला? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अगर ये है +5 न्यूटन तो ये कितना होगी -5 न्यूटन। ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, नेट फोर्स हमारे पास क्या आएगी? 0 आएगी। सो इट अपीयर टू बी सस्पेंडेड, लिहाजा हमें ऐसे लगता है कि ये जो हमारा फॉग ड्रॉपलेट है ये क्या हुआ पड़ा है? सस्पेंड, मुअल्लक हुआ पड़ा है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के दरमियान हमने डिफरेंस बताना है। तो लैमिनर फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं, रेगुलर फ्लो भी बोलते हैं, बाकायदा जो होता है। इस लैमिनर फ्लो को अगर आप डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी डायग्राम पर आ जाना है। ये सपोज करें मेरे पास एक पाइप है, इस पाइप के एक एंड में से पानी इंटर हो रहा है, दूसरे एंड में से पानी लीव कर रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। ये जो पानी है इसके छोटे छोटे यहाँ आपको वाटर मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, ये जो लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। अब आप देखें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के पाथ को फॉलो कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस मॉलिक्यूल को सपोज करूं, ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये जब यहां से चला जाएगा आगे की तरफ तो इसके पीछे वाला इसी पोजीशन पर आएगा, इसके पीछे वाला इसी पोजीशन पर आएगा। इसका मतलब हर एक मॉलिक्यूल उसी पाथ को फॉलो कर रहा है जिस पाथ से पहले वाला मॉलिक्यूल होके गुजरा है। ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं ये हमारा लैमिनर फ्लो है, इसे हम रेगुलर फ्लो बोलते हैं, बाकायदा फ्लो बोलते हैं। तो देखें द फ्लो इज लैमिनर इफ एवरी पार्टिकल मूव्स एग्जैक्टली द सेम पाथ, हर एक पार्टिकल बिल्कुल उसी तरह उसी रास्ते पर जाए, एज फॉलोड बाय द अर्लियर पार्टिकल, जैसे पहले वाले पार्टिकल ने इसको फॉलो किया था। दूसरे वाला जो इसके पीछे आ रहा है वो भी इसी पाथ पर है। तो ऐसे फ्लो को हम क्या नाम देते हैं? लैमिनर फ्लो का। इसका दूसरा पॉइंट आपने इसकी डायग्राम बना देनी है। तीसरा पॉइंट इसका एग्जैक्ट पाथ कैन बी प्रिडिक्टेड, जो इसका एग्जैक्ट पाथ है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका पाथ कहां पर है, किस रास्ते को फॉलो कर रहा है या किस तरफ जा रहा है। तीसरा पॉइंट इसका स्पीड एंड डायरेक्शन नॉट चेंज, जब इस तरह से मूव करेगा ना तो इसकी स्पीड चेंज होगी और ना इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। दूसरा हमारे पास है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो लैमिनर फ्लो के उलट है, रेसिप्रोकल है। यहां था रेगुलर, इधर आएगा इररेगुलर, यहां बाकायदा था इधर बेकायदा होगा। द इर्रेगुलर आर अनस्टेडी फ्लो, ऐसे फ्लो को हम क्या नाम देते हैं? इसे हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो या इर्रेगुलर फ्लो। इसकी डायग्राम देखें आप, ये फर्ज करें पानी जा रहा है, सारा वाटर फ्लो कर रहा है, यहाँ हमने इसके सामने रास्ते में एक प्लेट रख दी है, मतलब कोई हर्डल है, रुकावट है, जैसे ये बोर्ड मारकर हमने रख दी। तो ये जो हमारा पानी है ये इस हर्डल को पास करने के लिए ना यहाँ से इस तरह से इस टर्बुलेंट पाथ को फॉलो करेगा, बेकायदा, कोई बाकायदा नहीं होगा। तो ऐसे फ्लो को हम क्या नाम देते हैं? ये हमारे पास है टर्बुलेंट फ्लो। दूसरा पॉइंट इसका आपने डायग्राम बना देनी है। तीसरा पॉइंट एग्जैक्ट पाथ कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इसका हम एग्जैक्ट पाथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई पानी की जो हमारी लेयर होगी किसी एक डायरेक्शन में जा रही होगी, दूसरी लेयर किसी और डायरेक्शन में जा रही होगी, लिहाजा यहाँ एग्जैक्ट पाथ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तीसरा स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड वेरीज विद टाइम, इस फ्लूइड की स्पीड और इसकी जो डायरेक्शन है टाइम के साथ साथ चेंज होगी। यहाँ ऐसा नहीं था, एक ही डायरेक्शन में था, एक ही स्पीड थी, क्योंकि टर्बुलेंट है, हर्डल आ गई है, रुकावट आ गई है, रोकेगी उसको, तो स्पीड भी चेंज होगी और इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट बर्नौली रिलेशन फॉर अ फ्लूइड इन मोशन एंड डिस्क्राइब सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन। पहले हमने बर्नौली रिलेशन, बर्नौली इक्वेशन की स्टेटमेंट यहाँ लिखनी है, फिर हमने इसकी कुछ 2-3 एप्लीकेशन भी बता देनी है जो हमारी बुक में भी थी। तो देखें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड, ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड, जो इनकम्प्रेसिबल हो और नॉन विस्कस हो, स्टेडी फ्लूइड। सम ऑफ प्रेशर, इस सम का मतलब होता है जमा कर देना, SUM सम, SOME का मतलब कुछ होता है, SUM का मतलब जमा, मतलब मजमुआ, इकट्ठे। प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट,
मतलब एक ऐसा आइडियल फ्लूइड का फ्लो होगा जिसमें प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उसे हम क्या बोलते हैं? बर्नौली रिलेशन बोलते हैं। अब इसकी इक्वेशन ये भी आपने टॉपिक में पढ़ी होगी, P प्रेशर प्लस ये जो भी मैंने आपको बताया सम, एक तो प्रेशर को हो गया, दूसरा ये हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये किसके बराबर है? कांस्टेंट के। तो इन सब का सम किया हमने, तीन चीजें हैं, प्रेशर है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट के बराबर है। इसे हम बोलते हैं बर्नौली रिलेशन। अब इसकी तीन एप्लीकेशन, पहले हम इसको यूज कर सकते हैं वेंटरीमीटर, वेंचुरीमीटर भी इसको पढ़ते हैं, वेंटरीमीटर भी पढ़ते हैं। ये हमारी बुक में डिटेल से एक टॉपिक है वेंटरीमीटर वाला या वेंचुरीमीटर वाला। दूसरा हमारे पास है इसकी लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन विंग, हवाई जहाज की जो लिफ्ट लगती है उसमें हम बर्नौली इक्वेशन को यूज करते हैं। तीसरा हमारे पास है फ्लो थ्रू स्मॉल ऑरिफिसेस, ये भी हमारे पास था, स्मॉल छोटे से सुराख ऑरिफिसेस में से जो फ्लो हो रहा होता है, फ्लक्स वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, उसमें भी हम बर्नौली इक्वेशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, A person is standing near a fast moving train. Is there any danger that he will fall towards it? एक आदमी है जो एक ट्रेन गुजरती है उसके सामने में से, तेजी से गुजरती है, वो साथ में करीब खड़ा हुआ है। हमसे उन्होंने पूछा है कि क्या कोई खतरा है कि वो जो आदमी है ट्रेन की तरफ जाके गिरे? यस, डेंजर है, क्योंकि हमने पढ़ा बर्नौली के मुताबिक वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो एंड वेयर द स्पीड इज लो प्रेशर विल बी हाई। ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब जहां स्पीड ज्यादा होगी प्रेशर कम होगा, जहां प्रेशर ज्यादा होगा स्पीड कम होगी। अब जब ट्रेन गुजरेगी उस बंदे और ट्रेन के दरमियान में जो स्पीड होगी वो होगी ज्यादा, प्रेशर क्या होगा? कम दरमियान में, लेकिन उसकी साइड में मतलब दूसरी तरफ आउटसाइड उसके इर्द गिर्द हवा का प्रेशर ज्यादा होगा। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा से किसकी तरफ आगे गिरेगा? कम की तरफ, उसको पुश लगेगा ज्यादा से कम की तरफ। तो इसका मतलब कोई डेंजर है, खतरा है। यस, देयर इज डेंजर, एक खतरा है। ही विल फॉल टूवर्ड्स द ट्रेन, के वो ट्रेन की तरफ जाके गिरे। क्यों गिरे आप देखें, अकॉर्डिंग टू बर्नौली वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, जहां स्पीड हाई होगी वहां प्रेशर क्या होगा? कम होगा। द प्रेशर बिटवीन ट्रेन एंड पर्सन विल बी लो, ट्रेन और उस बंदे के दरमियान में प्रेशर कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, लेकिन उसके आउटसाइड इर्द गिर्द प्रेशर ज्यादा है तो वो ज्यादा से कम की तरफ आएगा। पर्सन विल बी लो एज कंपेयर टू द साइड वेज, उसकी साइड वे की निस्बत प्रेशर दरमियान में कम होगा, उसकी साइड वे ज्यादा होगा। तो खतरा है कि वो जो आदमी है वो किस की तरफ जाके गिरे? वो जाके गिरे ट्रेन की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम से हमने क्या चीज़ अखज़ की, हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली, वो हमने यहाँ से बताना है। 3 ऑप्शन हमें गिवन है, जो पहला ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है, करेक्ट है। उसमें हमने पढ़ा था वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। तो पहला है हमारे पास वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई प्रेशर विल बी लो, यही ठीक है, हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट पहली आएगी वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई, जहां स्पीड ज्यादा होगी द प्रेशर विल बी लो, प्रेशर कम होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, 2 रोबोट्स मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन, 2 रोबोट्स हैं, कश्तियां हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। आर पुल्ड टूवर्ड्स ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को खींच लेती हैं। एक्सप्लेन, वजाहत करें ये ऐसा क्यों होता है। देखें, ये सपोज करें हमारे पास 2 रोबोट्स हैं, ये हमारे पास है फर्स्ट और ये है सेकंड, दूसरी। ये सारा पानी है, वाटर है, ब्लैक कलर में जो आपको नज़र आ रहा है। ये दोनों रोबोट्स इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ये हमारे पास है इन दोनों रोबोट्स की डायरेक्शन। अब इसको अपने गौर से देखना है, इन दोनों के दरमियान में जो रीजन है, इस रीजन में स्पीड ज़्यादा है वाटर की। जहाँ स्पीड ज़्यादा हो, अभी हमने पढ़ा बर्नौली के मुताबिक प्रेशर कम होता है। और इस वाले रीजन में आप देखें जो इनकी साइड पर है, यहाँ स्पीड कम है वाटर की,
स्पीड कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो अब इसको पुल लगेगा, ये खींची चली जाएंगी किसकी तरफ, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहाँ ज़्यादा लग रहा है प्रेशर, यहाँ कम लग रहा है, तो कुछ देर के बाद ये दोनों आपस में इस तरह से पुल ईच अदर, मतलब एक दूसरे को खींच लेंगे। क्यों? ड्यू टू बर्नौली वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, द स्पीड ऑफ वाटर बिटवीन दैम इज वेरी हाई। इन दोनों के दरमियान में पानी की स्पीड ज़्यादा है एज कंपेयर टू द साइड वेज, इनकी साइड की निस्बत यहाँ स्पीड ज्यादा है, तो इधर प्रेशर कम होगा, यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा साइड पर। अकॉर्डिंग टू बर्नौली वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, जहाँ स्पीड ज्यादा होगी प्रेशर कम होगा। यहाँ स्पीड ज्यादा है प्रेशर कम, यहाँ स्पीड कम है प्रेशर ज्यादा होगा। Where the speed is high, pressure will be low, so pressure between boats is smaller. इनके दरमियान जो प्रेशर है वो कम है क्योंकि यहाँ स्पीड ज़्यादा है। But the pressure of sideways is larger, लेकिन जो साइड पर प्रेशर है वो ज़्यादा है क्योंकि साइड पर स्पीड कम है। Pushes but pressure of the sideways is larger which pushes the boats towards each other, जिसकी वजह से दोनों कश्तियाँ एक दूसरे की तरफ खींची चली जाएंगी, पुश कर देंगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस्ड इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल में स्विंग कैसे पैदा होता है। ये सपोज करें हमारे पास एक क्रिकेट बॉल है और इस क्रिकेट बॉल को हमने इस तरफ आगे की तरफ फेंका है, तो ये हमारी इस बॉल की डायरेक्शन है, आगे की तरफ मूव कर रही है। ये इसकी साइड पर एयर है, हवा है। ये बॉल फॉरवर्ड भी जा रही है, ये बॉल स्पिन भी कर रही है, घूम भी रही है। तो जब ये बॉल इस तरह से स्पिन करके जा रही होगी आगे की तरफ, अब देखें जब यहाँ ये पोर्शन पहुंचेगा, बॉल की ये वाली डायरेक्शन देखें स्पीड, और एयर की जो हवा है हमारी उसकी डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ स्पीड क्या हो जाएगी ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा तो प्रेशर कम। यहाँ हमारे पास स्पीड क्या है ज़्यादा, प्रेशर कम। इस साइड पर आप देखें, आप ये जब घूम के वापस आएगी इस तरफ, ये अब बॉल हमारी ऐसे स्पिन करके आई, आप देखें इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। हवा इधर है, बॉल की डायरेक्शन पीछे की तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसल आउट। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड क्या हो जाएगी, कम। स्पीड कम होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। जब स्पीड कम होगी प्रेशर ज़्यादा होगा। अब ये इसको एक्स्ट्रा कर्वेचर मिलेगा, टर्न करेगी, ये किस तरफ टर्न करेगी, हाई टू लो, मतलब स्विंग पैदा होगा इसके अंदर। तो जो हमारा अपोनेंट प्लेयर होगा वो धोखा खा जाएगा, डिसीव हो जाएगा। When the cricket ball is thrown in such a way, जब हम बॉल को इस तरह से फेंकें आगे की तरफ, इट स्पिन्स एज वेल एज मूव्स फॉरवर्ड, ये स्पिन भी करे और आगे की तरफ भी जाए। देन द वेलोसिटी ऑफ एयर ऑन वन साइड ऑफ द बॉल इंक्रीजेज ड्यू टू स्पिन, यहाँ एक साइड पर बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी स्पिन की वजह से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। दूसरी साइड पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। सो एट दैट साइड द प्रेशर डिक्रीजेज, इस स्पीड पर जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी, इस साइड पर जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। दिस गिव्स एक्स्ट्रा कर्वेचर, ये इसको एक्स्ट्रा कर्वेचर देगा, मतलब ज़्यादा स्विंग पैदा करेगा इसके अंदर। टू बॉल नोन एज स्विंग, जिसको हम बोलते हैं स्विंग पैदा हुआ है, विच डिसीव द अपोनेंट प्लेयर, जो मुखालिफ खिलाड़ी होगा उसको ये डिसीव कर देगी, धोखा देगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ कार्बोरेटर ऑफ अ मोटर कार यूजिंग बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल यूज करके आपने इस मोटर कार के कार्बोरेटर को एक्सप्लेन करना है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 136 पर है, साइड इंफॉर्मेशन है, वहाँ डायग्राम भी इसकी बनी हुई है। वहाँ पर डक्ट है, कार्बोरेटर डक्ट है, वहाँ एयर जाती है, मिक्सचर आता है पेट्रोल एयर का या फिर डीजल आ रहा है तो उस डीजल का सारे का सारा वहाँ डिटेल से लिखा हुआ है। बर्नौली आपने वहाँ थ्योरम लगाना है, वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। इस क्वेश्चन का आंसर आपने वहीं से सारा लिख लेना है, बहुत आसान है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11।
फॉर विच पोजीशन विल द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर इन द बॉडी हैव द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये हमें 4 सिचुएशन गिवन है, इनमें से हमने बताना है कि बॉडी में ब्लड प्रेशर सबसे कम कब होगा। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो हमारे पास है सी ऑप्शन, लेइंग हॉरिजेंटली। जब हॉरिजेंटली लाई कोई चीज़ पड़ी होगी तो वहाँ ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम से कम होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, इन एन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन वुड द ब्लड प्रेशर इन मेजर arteries in the leg ever be greater than the blood pressure in major arteries in the neck। गर्दन वो हमसे वो पूछ रहे हैं कि क्या हमारी जो गर्दन है वहाँ आर्टरीज हैं ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा या जो टांगे हैं उनकी आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। शर्त ये क्या है, शर्त ये है कि हम एक स्पेस स्टेशन के अंदर बैठे हुए हैं। तो अब आपको पता है ये भी हम टॉपिक में पढ़ के आए हैं, जब हम स्पेस स्टेशन में होंगे तो वहाँ एक कंडीशन क्रिएट होती है ग्रेविटी फ्री सिस्टम, वेटलेसनेस की जब कंडीशन आएगी तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर हमारी पूरी बॉडी में सेम होगा, चाहे नेक है चाहे लेग्स हैं, कोई भी पार्ट होगा उस सारे पार्ट में ब्लड प्रेशर सेम रहेगा। ब्लड प्रेशर वुड रिमेन सेम, ब्लड प्रेशर सेम ही रहेगा इन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन ड्यू टू वेटलेसनेस की वजह से द ब्लड प्रेशर इन मेजर आर्टरीज इन लेग्स विल बी इक्वल टू द ब्लड प्रेशर इन मेजर आर्टरीज इन द नेक। चाहे गर्दन के अंदर आर्टरीज हैं चाहे टांग के अंदर आर्टरीज हैं, सब के अंदर मतलब चाहे अपर पार्ट है चाहे लोअर पार्ट है, सब के अंदर ब्लड प्रेशर सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वेटलेसनेस की कंडीशन है, जब हम सैटेलाइट के अंदर होंगे तो ब्लड प्रेशर हमारा सेम रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन। होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।